फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेस गो। आज फिर से हम अगला वीडियो लेकर के आ गए हैं। मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसका मेन रीज़न यह है कि मेरा बीए का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, जो कि इंग्लिश ऑनर्स है, तो उसी को पढ़ने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जा रहा था। इसी की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, तो सोचा कि हम एक वीडियो के ज़रिए बतला दूं, तो इसके लिए तो कुछ पर्पस होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि जो हमने ऑफलाइन बैचेज में, जो कि आप दिखाई दे रहा है कि स्तंभ क्लासेज है, यहाँ मैंने टेस्ट ली थी 10th क्लास का, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 10th क्लास। तो मैंने सोचा कि जो हमने टेलीग्राम पर इसका PDF डाल दिया है, तो आंसर बच्चे कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो इसलिए मैं सॉल्यूशन लेकर के आ गया हूँ, ताकि ज़रूरत पड़ी उनको तो इसका सॉल्यूशन दे करके वे समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम पर जा कर के आप सर्च कीजिएगा, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। क्या नाम है? सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन टाइप का कुछ लिखा होगा नीचे, आप टिप दीजिएगा, तब आप ज्वाइन होइएगा। नहीं तो आप सर्च करके भी आप ज्वाइन ना हो पाइएगा। ठीक है, तो अगर आपको PDF चाहिए या वीडियोज का लिंक चाहिए या और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जा कर के टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये आपका जो बुक है 10th क्लास का, जिस बुक का नाम है, वो जो सब्जेक्ट मेरा है वो देख लीजिए कि यह जो पॉइंट है से किस किताब में आता है, तो यह आ जाएगा आपको सिविक्स में। ठीक है, जिसको बोलते हैं आप नागरिक शास्त्र। बहुत लोग पॉलिटिकल साइंस ही बोलते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस मतलब क्या हुआ? राजनीतिक विज्ञान हो गया। तो उसी का यह फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, तो इसी का हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, जो हमने ऑफलाइन बैचेज में टेस्ट लिया था। ठीक है, तो उसका देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से हमने देखिए टेस्ट शायद 11 तारीख को 8वां महीना 2021 ईस्वी को लिया था ये टेस्ट। ठीक है, और इस तरह से स्तंभ क्लासेज में 10th क्लास के नीचे जो पढ़ाते हैं सर और शिक्षक है। ठीक है, ये मैं SST पढ़ाता हूँ, जो टेस्टेड बाय लिखा है, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, और SST में एक और सहयोगी सर हैं, जिनका नाम है पप्पू सर हैं। ठीक है, असिस्टेंट टीचर के रूप में। ये हैं डायरेक्टर है दिनकर सर। ठीक है, और ये हैं मैथ के लिए विकास सर हैं, और इधर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बरजेश सर हैं, और संस्कृत इंग्लिश के लिए और जो जूनियर पढ़ाते हैं वे मनोज सर हैं, और बायोलॉजी के लिए रणधीर सर हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब टेस्ट लिया जाता है तो फर्स्ट पेज रहती है, फ्रंट वाला पेज है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसका जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, देखिए द ओनली नेम ऑफ सक्सेस, सफलता का केवल एक नाम। ठीक है, तो यह स्तंभ क्लासेज का है। एक प्रकार के स्तंभ है, जो स्तंभ की तरह खड़ा रहती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। इस तरह से क्वेश्चन है। हमने जब टेस्ट लिया था मित्र, तो बच्चों को क्वेश्चन मिलाने के लिए आंसर सेट जो हमने तैयार किया था, तो इसी पे टिक मार दिया था। मेरे पास सिर्फ एक ही सेट बचा था, तो इसलिए टिक यह मारा हुआ है। कोई विदाउट टिक मारा हुआ नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसी को अब करवा देते हैं। ठीक है, रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, टिक मारा हुआ है तो बतला देता हूँ इसके बारे में।
और इसका PDF हम आपको टेलीग्राम में डाल दिए हैं, जाकर के आप देख सकते हैं। रिवाइज आप जितना करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इस चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक, तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? वो क्या है? ऑप्शन में दिया गया है भाषा, जाति, नस्ल या सभी। तो जो बेल्जियम में जो सामाजिक विभाजन का आधार है मित्र, वह भाषा है कि जाति है कि नस्ल है कि सभी है। तो इसमें बेल्जियम की अगर बात करूँ तो बेल्जियम में जो सामाजिक विभाजन जो हुआ है वह भाषा की वजह से हुआ है। ठीक है, तो सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में एक अंतर होती है। किसी भी मुद्दा को लेकर के अब एक दूसरे में अगर कोई एक अलग तरह का तनातनी बन जाती है तो वह क्या होता है, एक विभिन्नता उत्पन्न हो रही है। और उस अगर समस्या को अगर इंस्टेंट अगर सोल्व नहीं किया गया तो वही समस्या एक दिन क्या हो जाता है, सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। आप मोटा मोटी समझ गए। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। बेल्जियम में डच तथा फ्रेंच बोलने वाले नागरिकों की संख्या क्या है? तो बेल्जियम में जो डच भाषी हैं वे 59% है और फ्रेंच बोलने वाला जो भाषी हैं वो 40% है। इसलिए दूसरा का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो वर्णित है मित्र हमारे संविधान के, वह अनुच्छेद 19 में वर्णित है। ठीक है, जिसमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं उसमें दिया गया। हमारा मौलिक अधिकार भी जो है भारत में जो दिया गया है, पहले 7 थे लेकिन अब 6 हो गए हैं, क्योंकि संविधान में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हमारे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, तो 44वें संशोधन 1978 ईस्वी में हुई थी, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और मौलिक अधिकार क्या रह गया, छोड़ा गया। पहले ही आपको लग रहा होगा कि मौलिक अधिकार तो किसी किताब में साथ दिए हुए रहता है, लेकिन वो जो प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है मित्र, यह बात हालांकि संविधान में जब 86वां संशोधन हुआ था तो यह बात कही गई थी। हालांकि यह प्रस्ताव अमर्त्य सेन ने रखा था कि देखिए, अगर आप सभी बालक एवं बालिकाओं को पढ़ाना चाहते हैं, अगर काम पर अगर जो कर रहा है बेचारा पैसा की वजह से, उन्हें अगर आप छुड़वाना चाहते हैं तो आपको फ्री में क्लास देना पड़ेगा। इसलिए उनकी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन हुई थी 86वां 2002 ईस्वी में, और उसी की वजह से यह जो बच्चों के लिए जो यह प्रस्ताव जो रखी गई थी उसी को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को पूरे भारत में लागू कर दिया गया, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक एवं बालिकाओं के मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा, तनिक भी रुपया नहीं लगेगी। और नहीं तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, खाना दाना की व्यवस्था किया गया विद्यालय में। तो इस तरह से किया गया है मित्रों सरकार के द्वारा। और हमारा जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में रखा गया है, अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 में रखा गया है। ठीक है, और अगर मैं भाग की बात करूं तो मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार को किस में रखा गया है, भाग 3 में रखा गया। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी अपने आप ध्यान रखिएगा। जो 6 मौलिक अधिकार है उसका मैं नाम बोल देता हूँ। पहला है समता का अधिकार, हालांकि कहीं आपको समानता का नज़र आएगा और कहीं समता का अधिकार आएगा नज़र, तो मैं आपको बतला देता हूँ इसका जो गूढ़ प्रश्न है, समता और समानता में क्या अंतर होता है। समानता मतलब होता है मित्र बिल्कुल बराबर बराबर अलगे, बिल्कुल डिवाइड कर देना आधा आधा है। लेकिन समता का मतलब होता है मित्र आवश्यकता के अनुसार आधा आधा, ज़रूरत के अनुसार आधा आधा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप एक बड़े भाई हैं, आपका एक छोटा भाई है, अगर आप कहिएगा कि इसे समता कहिएगा, कहने का मतलब हुआ कि बड़ा भाई है तो ज़्यादा भोजन करेगा, छोटा भाई है थोड़ा सा कम भोजन करेगा। लेकिन क्या हुआ, दोनों का आधा आधा अधिकार है कि आप जब भरपेट खाना और आपको भी भरपेट खाना, तो ये समता हुआ ना। समानता का मतलब हुआ कि बिल्कुल अगर मान लिया जाए कि
एक लोटा है तो उसमें से आधा आधा काट दीजिए और उनको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, मिलेगा। गिलास एक है तो उसको भी काट के अलग अलग करके बिल्कुल आधा आधा कर देना। प्रॉपर्टी अगर 10 बीघा 20 बीघा खेत है तो उसका आधा करके बांट देना, अलग कर देना। इस समानता का मतलब होता है बिल्कुल अलग अलग कर देना, डिवाइड एकदम आधा आधा में। और समता का मतलब होता है ज़रूरत के अनुसार आधा आधा करना। तो समझ गए मेनली डिफरेंट। तो फर्स्ट है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार में आपको दे दिया गया है। तो समता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23 से 24 में है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 में है, और जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो 31 में है। ठीक है, तो इस तरह से मित्रों ध्यान रखिएगा कि किस तरह से जो मौलिक अधिकार हम लोगों के लिए दिया गया है। आखिर मौलिक अधिकार है क्या मित्र? हम लोगों को जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मौलिक अधिकार नहीं रहता तो हम आपको इस YouTube चैनल पर आपको बोल करके बतला करके हम सिखा भी नहीं सकते थे। हम कहीं सार्वजनिक स्थान पर खड़ा भी नहीं हो सकते थे। एक जगह से दूसरे जगह तक आप जा भी नहीं सकते थे। सरकार के विरुद्ध आप आवाज़ उठा भी नहीं सकते थे। आप किसी भी तरह के जो आप मांग करते हैं कि हमें विद्यालय यहाँ चाहिए पढ़ने लिखने के लिए, आप मांग भी नहीं कर सकते थे। कोई शादी ब्याह भी नहीं कर सकता था बिना आज्ञा के। तो इस तरह से बहुत तरह के आपको मौलिक अधिकार दिया गया है। आप बहुत लोगों को सताया जाता है, छुआछूत को लेकर के किया जाता है ना, धर्म के लेकर के प्रताड़ित किया जाता है। लोगों के लिए जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन लोगों के लिए पढ़ने के लिए विद्यालय खोलने का भी अधिकार नहीं रहता। तो बहुत तरह की बात हो जाती है मित्रों। ठीक है, उन सभी के लिए जो मौलिक अधिकार के लिए जो रक्षक माना गया है वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार का रक्षक के रूप में इन्हें जाना जाता है। आप संविधान के रक्षक के रूप में भी कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय हैं। तो यह बिल्कुल रक्षक के रूप में माना गया है, क्योंकि और कोई भी अगर समस्या रहती है तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको मौलिक अधिकार से संबंधित अगर कोई भी अगर बात अगर होती है तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, डायरेक्ट आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, आपको कोई मना करने वाला नहीं होगा। समझ गए कि नहीं बात को? तो इस तरह से मौलिक अधिकार में इतनी शक्तियाँ हैं मित्र कि इसका अगर हम लोग प्रयोग करने लगे तो काफ़ी चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहाँ तक हम पहुँच गए थे? यहाँ। तो स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद नंबर 19 में। ठीक है, तो ऑप्शन तो है ही नहीं, 19 से 22 में है ही। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिल गई है। तो इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इंग्लैंड में जो महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है मित्र 1918 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, हालांकि किसी किताब में आपको 1928 ईस्वी में दिले होगा, इसी राजनीतिक विज्ञान में आपका हिस्ट्री भी 1918 ईस्वी में दिया गया है। तो आप ज़्यादातर 1918 ही मारिएगा तो सही रहेगा। ठीक है, आप कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विरोधी नहीं है? तो क्या मार्टिन लूथर किंग है? मार्टिन लूथर किंग तो लोकतंत्र के विरोधी थे ही मित्र। महात्मा गांधी भी थे लोकतंत्र के। नहीं, ये गलत है। यहाँ पे ना लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रंग भेद होना चाहिए। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है मित्र, यहाँ पे रंग भेद होना चाहिए। ठीक है, हम भी लोकतंत्र बके जा रहे थे। जो निम्नलिखित में से कौन रंग भेद के विरोधी नहीं है? तो मार्टिन लूथर किंग भी रंग भेद के विरोधी थे, महात्मा गांधी भी रंग भेद के विरोधी थे, टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस जो थे ये भी रंग भेद के विरोधी थे। ये जेड गुडी ये सब नहीं था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस और नेल्सन मंडेला, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ये सब रंग भेद के विरोधी थे, लेकिन जेड गुडी नहीं थे, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। और बिहार बोर्ड में न जाने कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा है जेड गुडी वाला। ठीक है, तो देखिए अब छठा नंबर क्वेश्चन, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है मित्र सांप्रदायिक। जो धर्म से संबंधित रखबे करेगा तो क्या होगा? वो तो सांप्रदायिक होबे करेगा।
तो सांप्रदायिक का मतलब होता है मित्र कि अपने धर्म को दूसरे धर्म से ऊंच समझना, कि नहीं आपका धर्म खराब है, मेरा धर्म ही सही है। तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल सांप्रदायिक होता है। अगर दूसरे के धर्म के बारे में अगर गलत अगर सोच भी लेता है ना, तो उसको बोलते हैं हम सांप्रदायिक बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर आप किसी भी अगर लड़की के बारे में अगर आप सोच भी लगते हैं, अगर गलत बुरा भावना आ भी जाता है, तो उसको हम बलात्कार कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप किसी धर्म को किसी दूसरे धर्म के बारे में अगर थोड़ा सा सोच भी लेते हैं गलत भावनाएं, तो आप उसको बोला जाता है सांप्रदायिक। ठीक है, तो यह सोच पर निर्भर करती है मित्र, नहीं कि जब फिजिकली रूप से भौतिक रूप से अंजाम दे दिया जाए तभी यह कहलाएगा, ऐसा बात नहीं है। ये जैसे ही दिमाग में आया तभी यह कहला जाता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है मित्र, तो सेकुलर आप कितना है से आप समझ जाइए, आप कितना आप धर्मनिरपेक्ष क्या है आप समझ जाइए। तो व्यक्तियों के बीच जो धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था मतलब विश्वास होता है। तो धार्मिक विश्वास के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो जो व्यक्ति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव कर भी नहीं करेगा तो धर्मनिरपेक्ष है। धर्म से बिल्कुल क्या है, निरपेक्ष है। उनको लेन देन ये सब चीज़ नहीं है मित्र कि उनका कैसा धर्म है मेरा कैसा धर्म है। सब अपना अपना सराउंडिंग्स में अपना अपना वातावरण में सब लोग सही है। ठीक है, तो इस तरह से धर्मनिरपेक्ष के बारे में आप समझ गए। और भारत भी क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, एक राज्य। तो इस बात को आप समझ जाइएगा मित्र, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य कहने का मतलब है कि राज्य सरकार धर्म के मामले में आपको कोई कुछ नहीं करेगा, रोक टोक नहीं है। आप धर्म मान सकते हैं, मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मान सकते हैं, या फिर कोई दूसरा धर्म आपको परिवर्तित करना है तो भी आप परिवर्तित कर सकते हैं। राज्य सरकार इसमें आपको कोई रोकने की कोशिश नहीं करेगी। इसलिए भारत को कहा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, राज्य है। आपका मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आप धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहते हैं, राष्ट्र क्यों नहीं कहते हैं? तो देखिए मित्रों, हालांकि भारत एक वास्तव में राज्य ही है और बिहार राज्य नहीं है। ठीक है, तो भारत एक राज्य है लेकिन बिहार राज्य क्यों नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसका जो गहरा जो प्रश्न है, देखिए राज्य होने के लिए 3 चीज़ जरूरी होती है। एक अपना संविधान होना चाहिए, अपना रोजगार होना चाहिए और अपना जनसंख्या होना चाहिए, जो कि बिहार में रोजगार भी है, जनसंख्या भी है। ठीक है, और अन्य कुछ राज्य हैं जिसमें यह 2 है, लेकिन संविधान सभी राज्य में अपना नहीं। ठीक है, इसलिए वो राज्य नहीं कहे जाते हैं जिसको आप वास्तव में राज्य कहते हैं। और जो भारत क्या है, एक राज्य है, क्योंकि उसका अपना संविधान है, रोजगार है और जनसंख्या है। जम्मू कश्मीर के पास एक था, उसका अपना एक तरह के संविधान थी, जनसंख्या था, रोजगार था, तो उसको हम राज्य कह सकते थे। तो इस तरह से भारत एक राज्य है और बिहार एक राज्य नहीं है। इस तरह से कुछ व्यक्ति ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगी कि यह वास्तविकता क्या है। ठीक है, इस वीडियो में काफ़ी चीज़ सीखने वाले हैं मित्र। भले ही आपको लग रहा होगा अरे ये सब टिक तो मरा गया था, क्या करे, चेक करवा रहे थे उसमें और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैं नहीं वो क्वेश्चन बिना टिक वाले बतला पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए कि टिक मार करके आए हैं और इसे बक करके चले गए। ठीक है, ये सब क्या चीज़ है, ये सब तो ऐसे ही हम बना देते हैं। भारत का कहाँ औरतों के लिए आरक्षण है? नहीं, 8वां ही बाकी है ना। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री एवं पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति को क्या कहलाता है? अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को कहता है ना वैसा व्यक्ति, वैसा विचारधारा वाला व्यक्ति जो कहता है कि देखिए स्त्री और पुरुषों को बराबर अधिकार मिलनी चाहिए, स्त्रियां पुरुषों से कम नहीं है और पुरुषों स्त्रियां से कम नहीं है। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति कहा जाता है नारीवादी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, नारीवादी मतलब वाद माने विचारधारा होता है। ठीक है, तो वैसे विचारधारा के लोग जो नारी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत लोग तो नारी को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनका मानना रहता है कि से हम पुरुष वर्ग हैं, सारे चीज़ों को हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है मित्रों। बिना पुरुष और स्त्री से समाज नहीं चलती है। पुरुष और स्त्री रूपी ये जो वाहन है वही अच्छी तरह से चला सकती है समाज को। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप चाहे मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं, चाहे साइकिल से आ रहे हैं, अगर दोनों साइकिल के पहिया अगर सही अगर नहीं है
तो आप चल नहीं पाइएगा। कोई भी अगर एक पहिया अगर पंचर हो जाता है, बरस्ट हो जाता है या ख़राब हो जाती है तो आप नहीं चल पाते। इसलिए पुरुष और स्त्री रूपी दोनों पहिया होना ज़रूरी है समाज के लिए, और दोनों का मान सम्मान मिलनी चाहिए और सही से मिलनी चाहिए, ठीक है। तभी विकास होगी अच्छी तरह से, नहीं तो विकास में बाधा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। और हम लोग यह नहीं चाहते हैं कि इससे बाधा उत्पन्न हो जाए। विकास होना तो अच्छा बात होता है ना। तो देखिए अगला देखिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है मित्र जहाँ पे सभी लोगों को मान और सम्मान मिलती है, ठीक है। किसी कवि ने कहा था कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, हमारा वैसा देश है मित्र कि अगर कोई व्यक्ति अगर हमारे देश में आता है और अगर कुछ चीज़ की अगर मांग करती है और वहाँ अगर आ जाता है हमारे क्षितिज पर, कहीं भी भारत के कहीं भी भूपटल पर आ जाता है तो उसको सहायता ज़रूर मिलती है। उसे रहने खाने पीने के सारा प्रबंध भी किया जाता है। ऐसे हमारे देश के लोग रह जाते हैं। इसलिए भारत को कहा जाता है वसुधैव कुटुम्बकम। अयम निजः पुरोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चैतानम वस्तु वसुधैव कुटुम्बकम। आप 10वीं क्लास के संस्कृत में आप पढ़े होंगे कि अयम निजः पुरोवेति, यह मेरा है वह तेरा है, ऐसा व्यक्ति कौन कहते हैं? जो संकुचित विचारधारा के व्यक्ति होते हैं। एम निजा पुरोवेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चैतानम तो वसुधैव कुटुम्बकम। और जो उदार चरित्र के व्यक्ति होते हैं वे कहते हैं कि ये तो पूरा संसार ही मेरा परिवार है और हम उस परिवार के सदस्य हैं। 12th क्लास में आप जाइएगा मित्र तो दूसरा चैप्टर है, पढ़ना है जाकिर हुसैन का भारत इज माय होम। वे कहते हैं कि भारत मेरा घर है और उसका हम परिवार हैं, ठीक है। बाकी विशेष आप 12th क्लास में जाइएगा, इंग्लिश जब पढ़िएगा तो मैं पढ़ा दूँगा आपको, ठीक है। तो देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये तो नारीवाद हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में जो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है मित्र वह है पंचायती राज संस्थाओं में। कहाँ है मित्र? पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के लिए ज़्यादा व्यवस्था किया गया है मित्रों। क्योंकि देखिए एक पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था होता है मित्र जो एक स्थानीय स्वशासन है, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन इसलिए दिया गया था ताकि ज़मीनी स्तर से विकास किया जा सके और सभी लोगों का सर्वांगीण विकास हो, समावेशी विकास हो, ठीक है। इसलिए जो केंद्र स्तर से राज्य स्तर पर जो सरकारी आई थी वो राज्य स्तर से भी और नीचे चला आया स्थानीय स्वशासन पर, जिसमें आपका ग्राम स्तर रहता है, प्रखंड स्तर रहता है, जिला स्तर रहती है। इस तरह से 3 तरह के स्तर होती है जिसमें एक बार में टोटल 6 वोट दिया जाता है, पंच, वार्ड, सरपंच, मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति। तो इस तरह से एक बार में 6 वोट दिया जाता है और सभी लोगों का अलग अलग कार्य होता है मित्र ताकि ज़मीनी स्तर पर विकास हो सके सभी लोगों को और भ्रष्ट मुक्त तरीके से काम करे। लेकिन क्या किया जाए, न जाने दिमाग में कैसा उत्पन्न रहता है कि भ्रष्ट मुक्त नहीं रहते हैं और लोग अपने ही पेटी भरने के लिए लगे रहते हैं। हालांकि जनता में भी कुछ खामियां होती है खैर कि पैसा लेकर के ज़्यादातर वोट देते हैं, ईमानदार व्यक्ति को पहचान नहीं पाते हैं और उनको वे जब खर्च नहीं करते हैं पैसा तो उनको वोट नहीं देते हैं। तो हालांकि जो व्यक्ति खर्च नहीं करता है अगर ईमानदारी के साथ अगर वर्क करेगा तो वैसे व्यक्ति को ही वोट देना चाहिए, ठीक है, उसका बैकग्राउंड देख करके, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए लोगों को, तभी विकास होगा। नहीं तो आप पैसा पर अगर लिए हैं तो सबसे पहले तो आप बैलेंस बनाएगा, अपना पैसा जो खर्च किया वो वापस लाएगा और उसके बाद अगला वोट चुनाव के लिए वो पैसा आपका रख लेगा, उसके बाद ही आपका काम करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मित्र, ठीक है। थोड़ा सा पैर दुख रहा है, झुनझुनी भर गया, इसलिए थोड़ा सा वीडियो रोक करके और थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। देखिए मित्रों कहाँ थे हम लोग, 8वां 9वां हो गया था। 9वां नंबर क्वेश्चन हुआ था कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्थाओं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। जब नीतीश कुमार हालांकि बने थे 2006 ईस्वी में तो वे औरतों की आरक्षण जो है 33% से बढ़ा करके 50% कर दिए थे, ठीक है। और आगे चल कर के जो केंद्र सरकार है वो 2009 ईस्वी में फिर बढ़ा करके 50% किए थे। तो इस तरह से देखिए मित्रों 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश को सामाजिक भेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया एक ऐसा देश है मित्रों, यूगोस्लाविया एक ऐसा देश है जिसके जहाँ पे
सामाजिक भेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था। अगला नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सामाजिक भेद का सबसे मुख्य कारण किसे माना जाता है मित्र? तो सामाजिक भेद का सबसे मुख्य कारण जो माना जाता है वो जन्म की माना जाता है। आप किस जाति में जन्म लिए हैं, किस धर्म में जन्म लिए हैं, आपका जन्म गोरा में हुआ है, काला में हुआ है, इन सब का निर्भर किस चीज़ पर करता है मित्र? वह करता है जन्म पर करता है। आप किस रंग में जन्म हुए हैं, गोरा में लिए हैं, काला में लिए हैं, कि आप हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, कि जैन है, कि ईसाई है, कि वैष्णव है धर्म है, कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं, इस सब का जो है ना वो जन्म पर ही निर्भर करता है। इसलिए सामाजिक भेद का सबसे मुख्य कारण जो माना जाता है जन्म को माना जाता है। बहुत लोगों की जो लड़ाई होती है, मतभेद जो उत्पन्न होती है, गोरा काला पर होता है। बहुत लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, बहुत लोग अमीर गरीब की वजह से लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो इस सब का मुख्य कारण क्या माना जाएगा? जन्म का माना जाएगा। तो आप समझ जाइएगा मित्र कि जन्म क्या चीज़ होती है। 12वां नंबर जो है क्वेश्चन है, श्रीलंका में कैसी समस्या भी हाल तक बनी हुई है मित्र? तो श्रीलंका में कैसी समस्या भी हाल तक बनी हुई है? तो देखिए तमिल की समस्या भी हाल तक बनी हुई है, कहीं लिखा होगा, देखिए तमिल की समस्या जो है अभी हाल तक बनी हुई है। जब हम लोग भारत की नक्शा बनाते हैं मित्र तो नीचे जो ऐसा नक्शा होता है, यहाँ पे जो यहाँ तमिलनाडु है और यहाँ श्रीलंका है। तो इस तमिलनाडु की वजह से कुछ जो लोग थे से यहाँ चल जाते हैं, श्रीलंका में रह रहे थे, रहने लगे थे। तो वहाँ अल्पसंख्यक है, तमिल बहुत कम लोग हैं और सिंहल लोग ज़्यादा है। तो सिंहली ज़्यादा है, तमिल लोग कम है। तो तमिल लोगों को वह सिंहली लोग जो है से वो प्रताड़ित करता है और शोषित करता है, इसलिए वहाँ समस्या किस चीज़ की बनी हुई है? तमिल की बनी हुई है श्रीलंका में। ठीक है, बात को समझ गए। 13वां नंबर देखिए मित्र, भारत कैसा राज्य है? तो भारत जो मित्र है मित्र धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष, जिसमें धार्मिक मामले में राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, और आप कोई भी धर्म आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई प्रकार के किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं करेगी राज्य सरकार। ठीक है, तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो धार्मिक तो होगा नहीं, जातिवाद बहुलवादी तो होगा नहीं, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो देश है बिल्कुल सेकुलर है। डवाकरा ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना की स्थापना कब हुई थी मित्र? तो थोड़ा सा रुकता हूँ। तो देखिए मित्रों, वो लोहा वाला खरीदने के लिए आ गया था, इसलिए थोड़ा सा रुक गए। तो देखिए क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है हाथ में लिए हुए देखिए तो हिलने लगता है, क्या करें, स्टैंड मेरे पास नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहाँ चल गए थे हम। सामाजिक भेद का सबसे मुख्य कारण किसे माना गया है? तो जन्म को माना गया है। और ये श्रीलंका वाला भी समस्या हो गया था, भारत कैसा राज्य हो गया, डवाकरा वाला बतलाने वाले थे। देखिए तो डवाकरा जो है ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना की जो स्थापना हुई थी वो कब हुआ था? 1982 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्यों 1982 ईस्वी में हुआ था मित्र? इसको इसलिए किया गया मित्र कि जो गरीब गुरबा जो लोग होते हैं मित्र, जो महिलाएं हैं, ताकि वह जो ग्रामीण स्तर पर कुछ काम कर लेवे और कुछ रोजगार की सुविधा उन्हें उपलब्ध हो जाएगी। वही लगभग डवाकरा का सदस्य 10-15 व्यक्ति जो महिलाएं मिल करके वो एक ग्रुप बना लेते हैं और डवाकरा का सदस्य बन करके और अपना कोई ग्रामीण स्तर पर कुछ काम कर लेते हैं, जिससे उनके जो जीवन स्तर है उसका सही हो जाए, ऊंचा हो जाए। इसलिए इस जो ग्रामीण महिला और विकास शिशु विकास योजना है इसको बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है मित्र, 15वां नंबर क्वेश्चन, भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात दर क्या है? तो भारत की अगर मैं बात करूँ तो 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात दर 943 है मित्र। और अगर बिहार की अगर मैं बात करूँ, लिंगानुपात दर है क्या इससे पहले समझना जरूरी है। देखिए लिंगानुपात दर हम उसको कहते हैं मित्र जो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं मित्र, उसको हम बोलते हैं लिंगानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो 1000 पुरुषों पर 943 महिला हैं भारत में। ठीक है, इस तरह से महिलाओं की संख्या में इतनी सारी कमी है। अगर मैं बिहार की अगर मैं बात करूं तो 1000 पुरुषों पर मात्र 921 महिलाएं हैं। ठीक है, कितनी है? 921 महिलाएं हैं। अब आप ही बतलाइए मित्र कि देखिए कितना कम है, क्योंकि ना जौन जो राज्य होगा, जो राज्य होगा उसमें जहाँ पे साक्षर दर कम होगा, जहाँ लोग शिक्षित कम होंगे, वहीं पे महिलाओं की संख्या में कमी होगी। देखिए केरल की देख लीजिए, केरल में 96.2% पढ़े लिखे लोग हैं।
और वहाँ देखिए 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। देखिए 84 महिला ज़्यादा है। वहीं बिहार की अगर मैं बात कर लूँ तो बिहार के देखिए, बिहार की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ 1000 पुरुष पर मात्र 943 महिलाएं। लोग क्या कर रहे हैं? जैसे ही ये पता चलता है चुपका चोरी अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, पता चलता है कि बच्चा स्त्री है तो गर्भ में ही मरवा देते हैं, ठीक है ना, भ्रूण हत्या करवा देते हैं, जन्म भी नहीं लिया पहले ही मरवा देते हैं ताकि हमको लड़का चाहिए। तो इन परिस्थितियों में क्या होगा मित्र? लड़का की संख्या बढ़ेगी ना, स्त्रियों की तो कम जाएगी ना। तो ये सब बहुत बड़ा अपराध है। आप कौन सा भगवान को आप मानते हैं जब इतनी बड़ा अपराध करते हैं? इससे बिल्कुल आप ढोंग के चक्कर में चल रहे हैं। हमेशा सत्य पर जीना चाहिए, असत्य पर नहीं। तो देख लीजिए मित्र, अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। श्रीलंका में कैसी समस्या भी हाल तक बनी हुई है? तो श्रीलंका में तो यहाँ तक बता दिए, कहाँ तक चले गया था? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया? तो भारत को जो धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था मित्र, वह किया गया था 1976 ईस्वी में। संविधान में 42वां संशोधन हुआ था मित्र, और संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा यह धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया था हमारे प्रस्तावना में। हम बोलते हैं कि हम भारत को लोग धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, इस तरह से बोलते हैं ना। तो धर्मनिरपेक्ष, तो ये धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था मित्र संविधान के 42वें संशोधन 1976 में हुआ था। उसके द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ लिया गया था, हमारे प्रस्तावना में जोड़ लिया गया था, ठीक है मित्रों। तो इसी बार सबसे पहले जो प्रस्तावना में है पहला बार संशोधन हुआ था, ठीक है। और 42वें संशोधन के मित्र कहा जाता है कि यह एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि 42वें संशोधन ने बहुत तरह की यह संशोधन सुधार किया गया, इसलिए इन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मित्र, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो स्विट्जरलैंड में महिलाओं को जो मताधिकार प्राप्त हुआ था मित्र, वह हुआ था 1971 ईस्वी में। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है 1971 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनी थी मित्र? 1990 ईस्वी में बनाया गया था। इसको इसलिए बनाया गया था मित्र क्योंकि जो महिलाएं थी उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत सारे महिलाओं को जब शादी ब्याह होती थी तो दहेज को लेकर के मारा पीटा जाता था, जिंदा जलाया जाता था, बहुत लोग मारते पीटते थे, घर से भगा देते थे, ठीक है ना, बहुत तरह की प्रताड़ना करती थी, शोषण करते थे लोग। तो इसकी वजह से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बनाया गया और इनको यह सौंपा गया कि महिलाओं को आप केस आप लीजिए, ठीक है, इसलिए यह बनाया गया था 1990 में मित्र, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? बांग्लादेश का जो उदय हुआ था मित्र वह हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। इसका भी एक कहानी है, आप 9वां क्लास का जब भूगोल पढ़िएगा तो उसमें एक अलग चैप्टर दिया गया है। हम तो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, कितना इनको बतलाएं, ठीक है ना। तो बांग्लादेश का भी उदय का एक कारण है, 1971 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश के उदय की वजह से ही, हालांकि बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, यह पाकिस्तान का ही एक अंग था जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन पश्चिम बंगाल में लोग बांग्ला भाषा बोलते थे तो उसी भाषा से प्रेरित होकर के वहाँ भी जो पूर्वी पाकिस्तान था बांग्ला भाषा बोलने लगे, और वे लोग अब चाहे कि हम एक अलग देश बनेंगे, हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हम लोग बांग्ला भाषी अलग रहेंगे, हम जो उर्दू वाला चीज़ है जो पाकिस्तान है हम उसमें नहीं रहेंगे। और इसी की वजह से वहाँ के जो सरकार थी वह भारत की सरकार से मदद मांगे, तो उस वक्त जो इंदिरा गांधी जो थी वो सरकार में बन गई थी, ठीक है। हालांकि इंदिरा गांधी कही थी कि इसे हम बनेंगे तो गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी और बढ़ गई थी, कीमत और तेज़ बढ़ गया था। इसका मुख्य कारण नहीं था मित्र कि यह देना पड़ा या क्या करना पड़ा। हालांकि फ़ोन आ गई है, अगला वीडियो में कुछ बात बतला, ठीक है। फ़ोन आने की वजह से वो कट गया था वीडियो, अब मैं फ्लाइट मोड में करके बना रहा हूँ वीडियो ताकि फ़ोन आए भी तो कट भी नहीं करेगा, फ़ोन भी नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए मित्रों, हम बतला रहे थे बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। तो हाँ वही हुआ था, तो गरीबी हटाओ का नारा दिए थे इंदिरा गांधी ने, और लेकिन गरीबी हटी नहीं और कीमत भी ज़्यादा बढ़ गया था।
क्योंकि बांग्लादेश की सहायता करने में हमारे देश की कुछ धन भी खर्च हुई थी और बांग्लादेश के जो वहाँ के जो युवा लोग थे उनकी सैनिक को यहाँ ट्रेनिंग दिया गया और भारत की मदद की वजह से पाकिस्तान से बांग्लादेश से अलग हुआ 1971 ईस्वी में। इसलिए कहा जाता है कि 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का उदय हुआ। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्ता में भागीदारी का सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है मित्र? तो सत्ता में भागीदारी की जो सर्वोत्तम प्रणाली है, सबसे अच्छा जो सिस्टम बनाई गई है वह बनाया गया है वहाँ बेल्जियम में। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था मित्र? देखिए, बेल्जियम में एक मस्टे एक ऐसा विद्यालय था मित्र जहाँ फ्रेंच नहीं बोल सकते थे, वहाँ रोक लगा दिया गया था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्रेंच मस्टे। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है, हमारा मतलब होता है स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। ये तो गलत है, ये तो वैसे भी जन्म लेता है तो स्त्री अलग है पुरुष अलग है, लेकिन लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, कहने का मतलब इसका हुआ कि समाज द्वारा एक क्या चीज़ है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई है समान भूमिका। समाज ने बात को बतलाया है मित्र कि यह स्त्री है और पुरुष है, स्त्रियों को ऐसे रहना चाहिए, पुरुष को ऐसा रहना चाहिए। तो स्त्रियां जो है नीचे रहेगी, पुरुष ऊपर रहेगी। इस तरह की जो मान्यताएं दी गई है समाज के द्वारा दिया गया है और इस समाज की वजह से ही यह स्त्री और पुरुषों के जो है ना बीच की डिफरेंट हो जाती है लैंगिक विभाजन की वजह से। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बालक और बालिकाओं के बीच की संख्या का अनुपात तो कोई मैच नहीं करता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं के मतदान का अधिकार न मिलना। ठीक है ना, मुख्य रूप से यही माना जाएगा कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई यह समान भूमिकाएं हैं। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? अगर आप ही देखिए, अगर दे देते हैं दोनों का एकदम बिल्कुल समानता का अधिकार, सभी लोग पुरुष स्त्री से कम नहीं है, इस तरह से बात है, तो यहाँ कोई विभाजन रह ही नहीं जाएगा, कोई असंतुष्ट रह ही नहीं जाएगा स्त्री पुरुष में, लगे कि हाँ दोनों एक हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इसलिए यही ओपन हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है मित्र? हिंदी बोली जाती है। देखिए, भाषा जो है सो भारत में 22 भाषा की मान्यता प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो 22 भाषा है जिनमें से हिंदी भाषा को आपको राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान लिया गया है। ठीक है, जैसे कि कुछ भाषा के मैं नाम बोलता हूँ कि 22 भाषा में से असमी है, बंगला है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मराठी है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, ये सब चीज़ है। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। देखिए, संघ राज्य है जहाँ पे अपना एक संविधान होता है, लिखित संविधान है, उस वहाँ पे शक्तियों का विभाजन होता है, वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय होती है, न्यायपालिका होती है, इकहरी शासन व्यवस्था वहाँ नहीं होगी। ठीक है, संघ राज्य में इकहरी नहीं होती है मित्र, इसमें संघ राज्य में क्या होता है? दोहरी शासन व्यवस्था। एक केंद्र स्तर पर होता है मित्र, एक राज्य स्तर पर होता है। ठीक है, केंद्र स्तर पर जैसे कि मैं बात करूँ तो केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर मैं बात करूँ तो राज्य सरकार। तो केंद्र स्तर पर देखिए संसद की व्यवस्था किया गया है। संसद जो है अनुच्छेद नंबर 79 में बात कही गई है और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को अनुच्छेद नंबर 81 में वर्णित किया गया है, राज्यसभा को 80 में किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति को अनुच्छेद नंबर 52 में किया गया है। अब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो राष्ट्रपति के पूरा एक एक अनुच्छेद के बारे में बतला करके पढ़ा दूंगा, और अगर मैं लोकसभा के बारे में बात करेंगे तो लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में बात करूँ तो राज्यसभा के बारे में। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के आप सदस्य बनना है तो कम से कम 25 वर्ष उम्र रख लीजिए, और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष कम से कम उम्र रख लीजिए। और अगर राष्ट्रपति का अगर आपको सदस्य बनना है, राष्ट्रपति अगर आप बनना चाहते हो तो कम से कम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। लेकिन उसका एक और कंडीशन होता है मित्र, जो हालांकि 3-4 और है, जो भारत का नागरिक होना चाहिए, आप किसी लाभ के पद पर नहीं हो और आप लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, ये सब चीज़ है। लेकिन एक और है कंडीशन जिसकी वजह से सभी लोग राष्ट्रपति नहीं बन पाते हैं, जैसे 50 को प्रस्तावक और 50 को अनुमोदक होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो वैसा चिन्ह पर्चे वाला अगर 50 को प्रस्तावक अनुमोदक रहेगा तब ना, वैसा विधायक या MP रहेगा तभी तो ऐसा संभव है। तो इसलिए सभी लोग राष्ट्रपति नहीं बन पाते हैं, नहीं तो 35 वर्ष से उम्र से तो ज़्यादा बहुत सारे लोग हैं भारत में, तो सब लोग राष्ट्रपति थोड़े ना बन जाएंगे। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपया है। उपराष्ट्रपति कितना है? 4 लाख है। राज्यपाल का कितना है? 3.5 लाख है। अगर मैं बात करूँ ये सब प्रधानमंत्री सबका, तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का जो पेमेंट है वो निर्भर करता है, वो स्वयं फिक्स कर लेते हैं,
लोकसभा और राज्यसभा से मिल करके, है ना, नियम पास करके कर लेते हैं। उसी प्रकार से राज्य सरकार होती है राज्य में, तो राज्य सरकार के राज्य में जिसको विधानमंडल के नाम से जाना जाता है, वो विधानमंडल भी 3 अंग होता है। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, एक होता है राज्यपाल होता है। तो विधान परिषद हालांकि सभी राज्यों में नहीं है, ये मात्र 7 राज्यों में थी, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, है ना। तो इसी में विधान परिषद सिर्फ थी, और बाकी जो है से विधान परिषद नहीं है, और विधानसभा लगभग सारे राज्यों में है, ठीक है। तो विधानसभा जो होती है, आपको ये तो स्पेशल पढ़ाना पड़ेगा, विधान परिषद का भी स्पेशल पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी लंबा चीज़ है ये सब चीज़, और हम तो ऑब्जेक्टिव टाइप कर रहे हैं, थोड़ा बहुत खाली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो विधानसभा का सदस्य बनना है तो वही 25 वर्ष उम्र कम से कम चाहिए, और अगर विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आप 30 वर्ष चाहिए उम्र कम से कम, और राज्यपाल बनना है तो कम से कम 35 वर्ष का उम्र चाहिए। तो बस उसी प्रकार है, राष्ट्रपति का यहाँ राज्यपाल, और विधानसभा, लोकसभा का विधानसभा यहाँ, और राज्यसभा की जगह पे यहाँ विधान परिषद है। तो बहुत तुलनात्मक कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन कभी आ जाता है कि लोकसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या मित्र 543 है। अगर लोकसभा में निर्वाचित अधिकतम सीटों की संख्या कहेगा तब 545 है। लोकसभा में अगर सिर्फ पूछेगा कि अधिकतम सीटों की संख्या और निर्वाचित नहीं कहेगा तो 552 है, और अगर कहेगा कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है तो 550 है, इस तरह से। लेकिन आपको तो बिहार बोर्ड में अक्सर यही क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या कितना है, तो 543 है। यही क्वेश्चन आया है अब तक, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी बड़ी तरह की बात है, इनमें से 530 राज्य द्वारा होता है, और 543 में की बात करूँ तो, और 13 केंद्र शासित प्रदेश द्वारा होता है, ठीक है। और 2 जो चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो तो एंग्लो इंडियन होता है। एंग्लो इंडियन कहने का मतलब होता है मित्र कि पहले हमारे देश में इंग्लैंड वाले लोग रहते थे, ये अंग्रेज़ों का ही अधिकार था यहाँ। जैसे हमारा देश आज़ाद हो गया था, हालांकि ट्रेन बनाने की टेक्निक तो उन्हीं के पास था, तो उस तरह की टेक्निक था, तो इसलिए बहुत सारे जो युवा जो अंग्रेज़ था हमारे देश में रहने लगे, और रहने लगे तो उनका शादी ब्याह का भी समय हो गया, तो भारत के ही इंडियन जो गर्ल थी उनसे शादी कर ली, और तो यही उनका घर बस गया भी, और उनसे जो बच्चे जन्म लिए मित्र, अंग्रेज़ और भारत से के मिल करके, अंग्रेज़ का जो पुरुष और भारत की स्त्री, उनसे जो बच्चे जन्म लिए उसी को बोला जाता है एंग्लो इंडियन। तो यह बात कही गई है कि हम लोगों का भी कुछ अधिकार होना चाहिए, तो संसद में कुछ सदस्य होना चाहिए, तो राष्ट्रपति उन लोगों को अपने मन से चुन लेती है, ठीक है। यही सब बात है, ठीक है। बाकी विस्तार से तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे तो बतलाएंगे ही, राष्ट्रपति अगर ये सब पढ़ रहे हैं तो किसे क्या है, और हाल ही में क्या हुआ, 2 सदस्य को एंग्लो इंडियन को क्यों हटा दिया गया, है ना। 550 अब क्यों है, या 543 उसमें क्यों है। तो उन सब चीज़ों को हम बाद में, अगर राष्ट्रपति अगर कभी अगर हम पढ़ाने की मौका मिली तो हम पढ़ाएंगे। बोर्ड जैसे ही अगर हो जाती है अरेंज तो हम उस पर बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी फेस के साथ पढ़ाऊँगा, और लिख करके बतलाऊँगा, एक चीज़ बतलाऊँगा, अनुच्छेद वाइज बतलाऊँगा, है ना, टॉपिक वाइज बतलाऊँगा। तो अभी देखिए ये सब चीज़ जो हम बतला रहे हैं सो आप सीख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम 10th क्लास का भी प्रत्येक विषय का बोर्ड अगर अरेंज हो जाती है उसके बाद हम पढ़ाने लगेंगे, ठीक है। किताब भी, और अभी प्रैक्टिस करवा ही दे रहे हैं, तो देख लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं, कहाँ बात कर रहे थे मित्र, कहाँ थे, हाँ, संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो संघ सरकार का उदाहरण क्या है मित्र, संघ सरकार का जो उदाहरण है यह है अमेरिका जो है संघ सरकार का, यहाँ भी संघीय व्यवस्था है, बाकी चेन ब्रिटेन नहीं होगी। पटना नगर निगम में कितनी वार्डों की संख्या है, तो 72 वार्डों की संख्या है। हालांकि दूसरा चैप्टर वाला क्वेश्चन है, आ गया है अलग चैप्टर वाला। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी मित्र, इसमें 1926 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी कहाँ के सांप्रदायिक दंगों को शांत करने में 25 मार्च 1931 में शहीद हो गए थे, तो कानपुर के जो दंगा था वहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी ने शांत करने में शहीद हो गए थे। तो 1900 ईस्वी तक केवल किस देश के नागरिकों को बिना भेदभाव के मताधिकार प्राप्त है मित्र, तो न्यूजीलैंड को 1900 ईस्वी तक सिर्फ यही देश था जहाँ पे बिना भेदभाव के मताधिकार प्राप्त था, वोट देने का अधिकार प्राप्त था मित्र।
ठीक है। आप जानते हैं कि जो वोटिंग वाला बात होती है, ये जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। सबसे पहले अंतर्य सेन इसका जो निर्वाचन आयुक्त बने थे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, और वही आपका वोटिंग कराता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है। किस लोकसभा का चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत सर्वाधिक हो गई है? तो 17वें जैसे ही हो गई चुनाव, उसके बाद महिलाओं की भागीदारी को ज़्यादा बढ़ गई है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स से। इसको ध्यान रखिएगा कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। कौन सा देश प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक दो खां में बटे हुआ है? तो देखिए उत्तरी आयरलैंड है। जो ईसाई धर्मावलंबी है, जो प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक दो खां में बट गया है, तो उत्तरी आयरलैंड जो है वही बट गया था। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। इस तरह से हमने कुछ एक विचार लिख दिया है मित्र कि दोस्तों की परीक्षा मुसीबत में होती है, ठीक है। दोस्त तब पता चलते हैं कि से वह दोस्त पैसा से बना है कि आपकी ईमानदारी से बनी है, तो यह मुसीबत में पता चल जाती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। ज़्यादातर फैलाइएगा तो उतना ही मैं अच्छे क्वालिटी कंटेंट वाले वीडियो लाऊंगा और उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसे कैसा वीडियो लगा, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, करिएगा। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो आप डिसलाइक करिएगा, आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है।